राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहकार्यवाह दत्तात्रेय ने बोले में संविधान के प्रस्ताव को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के समीक्षा का आह्वान किया। इसको लेकर सर क्या कहें? खुलने दीजिए, धीरे धीरे कलई खुलने दीजिए। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले 400 सीटें दीजिए, अब की बार 400 पार, ये नारा इसीलिए तो था। ये तो पूरे संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। अब ये संविधान की मूल धारणा है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, आप इसकी समीक्षा करना चाहते हैं। तो एक तरफ जो लोग रोज कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के शरण में पल रहे छोट भैये लोग रोज हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने पड़ते हैं। अभी तो ये स्थिति नहीं है। 240 सीटों पर जनता ने इनको रोक दिया। इनकी बदनीयती को भारत की जनता ने समझ लिया था, और इसीलिए इनको इस लायक भी सीटें नहीं मिली कि अपने दम पर 272 के वो मैजिक गिनती पूरी कर सकें और सरकार बना सकें। तो ये तो निर्भर हो गए चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के समर्थन पर, नीतीश कुमार जी के पार्टी के समर्थन पर, अन्य छोटे दलों के। तो ये अपने उन लोगों को जिनको ये भड़का करके भड़काऊ बयान दिलवाते हैं, उनको तसल्ली देने के लिए कि घबराओ लोग मत, हम लोग जो बयान दे रहे हैं कि संविधान तो मानते हैं लेकिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। न वो समीक्षा करने की स्थिति में है, न वो समीक्षा कर सकते हैं। इस संविधान की मूल धारा है, देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान सर्वोपरि है, और देश की न्यायपालिका इनको लाइन के बाहर जाके मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। सांसद जी, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 में हिंदी पढ़ाने की सरकारी प्रस्तावना को वापस ले लिया है, इसको लेकर सरकार? देखिए, अब एक जहां तक ये बात है कि ये भारत बहुत बड़ा देश है। जब हम गुलाम थे तो टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे, 700 से भी ज्यादा रियासतें थी। जब अंग्रेज गया तब उसके बाद उस दौर में जो देश के रहनुमा थे, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद साहब, तमाम जो देश के बड़े नेता थे, इन लोगों के प्रयास से वो सारी छोटी छोटी रियासतें एकजुट हुई और एक अखंड भारत अस्तित्व में आया। अब इतना बड़ा भारत है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग है, अलग अलग विचार है, अलग अलग खान और पान है पहनने का, अलग अलग जलवायु का, तमाम तरह का वो है। महाराष्ट्र में हो सकता है मराठी को पहली प्राथमिकता दे रहे हों, हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो इसको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमने जाके देखा है आसाम में, नागालैंड में, मिजोरम में, तमाम सिक्किम में, गोवा में, जो तटवर्ती राज्य हैं या जो सीमाओं पर बसे हुए राज्य हैं, जिन्हें हमने तमाम तरह की सुविधाएं और प्रलोभन देके भारत के साथ जोड़ा है, 370 का लाभ दिया है, वहां अलग अलग लोग भाषा, जम्मू कश्मीर भी है उसी में, बंगाल भी है उसी में। तो अब उसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो सारे राष्ट्र में उसके महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए, और जिस प्रांत की जो स्थानीय भाषा है उसका भी महत्व उसी तरह से होना चाहिए। सर, संविधान हत्या दिवस कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय की 50वीं वर्षीय कार्यक्रम भाजपा आयोजित कर रही है, सर इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, कई दिन हमने आप लोगों के समाचार में पढ़ा कि जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी तो इस देश में सबसे ज्यादा इस इमरजेंसी का विरोध समाजवादियों ने ही किया था। जेल गए लोग, ये तो दुनिया जानती है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग तो इमरजेंसी के समर्थन में खड़े थे। अब इसी बहाने कांग्रेस के ऊपर एक हमला करने का प्रयास है। हमारा अपना मानना है कि भारत में लोकतंत्र और भारत का संविधान, इसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ करे वो भारत की जनता को स्वीकार नहीं है, मुझे भी स्वीकार नहीं। अब ये भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस इमरजेंसी के मामले में तो आज मना रहे हैं, ये कोई दिवस मनाए या सप्ताह मनाए, लेकिन अब पता नहीं इसमें कौन लोग हैं जो उन दिनों इमरजेंसी का प्रकोप झेले हैं। ये आपके बगल में बैठे हुए हैं मंसूर अंसारी साहब, इनके हमारे सगे चचाजाद भाई हैं। इनके सगे नाना यूसुफ अब्बासी साहब 18 महीना जेल में रहे। तो जो जेल खटे हैं वो तो बात समझ में आता है, वो लोकतंत्र सेनानी हैं। और माननीय मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसा नेता है जिसने इन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने के लिए उनको पहचान भी दिया, उनका सम्मान भी किया, उनको आर्थिक सहयोग भी दिया, और नहीं तो कहीं गणना नहीं थी। अब भाजपा ये घड़ियाली आंसू बहा रही है, अपने ऊपर घड़ियाली आंसू बहाए कि जिस दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे दिया, तब उन दिनों ये पूरी कतार जो कट्टरपंथियों की है, ये तो अपने आप को आंदोलन से अलग कर ली थी। ये तो अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हो गए थे। कोई इतिहास बताइए पूरे देश में जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी संघर्ष में बीजेपी के लोगों ने कोई संघर्ष किया हो, कोई अपनी कुर्बानी दी हो। इनका इतिहास मिलेगा तो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए गवाही देने का इतिहास मिलेगा। इनका इतिहास नहीं मिलेगा कि किसी ने फांसी का फंदा भी चूमा या कोई जेल भी गया या कोई यात्रा भी सहा। आखिरी सवाल, सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है, उसके पहले नेम प्लेट कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सरकार अब कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर पड़ने वाली दुकानों और होटलों को निर्देश दिया कि सभी लोग अपने दुकान के बाहर मालिक का नाम, लाइसेंस और आईडी जरूर लिखें। चलिए, तो सरकार है जो उसके दिशा निर्देश होंगे वो अपना गाइडलाइन बनाएगी, उसका पालन होगा। जहाँ तक सावन का पवित्र महीना आने वाला है और कांवड़ यात्रा का सवाल है, तो ये जो शिव भक्त हैं वो बड़े उत्साह के साथ, आस्था के साथ जल चढ़ाने जाते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अब उसमें सरकार क्या क्या करना चाहती है, जो सुविधा देने योग्य हो दे। अभी न हो कि कांवड़ यात्रा को भी, जो एक धर्म की यात्रा है, एक पुनीत कार्य की यात्रा है, एक आस्था की यात्रा है, एक भगवान भोलेनाथ शिव को जल चढ़ाने की यात्रा है, उसको कोई नफरत की यात्रा बनाने के लिए अपनी अपनी शुरू कर दिया उन्होंने। इस तरह की खुराफात की बातें, आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो गाइडलाइन बनाएंगे उस गाइडलाइन को उनकी सरकार के जो एजेंसी है उसका पालन कराएगी। उसका कौन विरोध करेगा और क्यों विरोध करेगा? आप नाम लिखवाइए। अरे सबके जेबे में अब तो आधार कार्ड है, तो जब जेबे में आधार कार्ड है तो अपने मिष्ठान भंडार पे भी उसको लगा देने में क्या हर्ज है? हम तो कहेंगे कि नाम लिखने को कह रहे हैं, पूरा आधार कार्ड लगा देना चाहिए फोटो के साथ। ये मेरा आधार कार्ड है, उसकी बड़ी कॉपी। आजकल तो ये फ्लैक्स वाले जो बैनर चले हैं, हम समझते हैं 100-200 रुपए में पूरे दुकान के बराबर
कई मीटर का बैनर बन जाएगा, उसी पे आधार कार्ड ही छपवा देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं समझ में आती।